हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में सीखेंगे। इसमें पहला चीज जो सीखेंगे वो ये कि दो वेक्टर्स को ऐड करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, यानी कि पर्पस क्या है एडिशन ऑफ वेक्टर्स का। और दूसरा चीज ये सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग वेक्टर्स का एडिशन परफॉर्म करते हैं, कौन सा लॉज है जो हेल्प करेगा हमको एडिशन ऑफ वेक्टर्स परफॉर्म करने में। ये दोनों ही चीज को आज के लेक्चर में सीखेंगे। तो लिखते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, यहां पे हम लोग दो वेक्टर्स का एडिशन परफॉर्म करेंगे, सीखेंगे। दो वेक्टर्स का एडिशन अगर आप सीख जाएंगे तो दो से ज्यादा भी वेक्टर्स अगर आपके पास रहेगा और कभी ऐड करने की आवश्यकता पड़ी तो उसको भी आप ऐड कर लेंगे अगर आपको दो वेक्टर्स का एडिशन आता है तो। इसीलिए सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि दो वेक्टर्स का एडिशन कैसे किया जाता है और दो वेक्टर्स को एडिशन करने का पर्पस क्या है। तो जो पर्पस है एडिशन का, उसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। इस एग्जाम्पल में हम कंसीडर करेंगे कि एक रिवर में एक बोट है और पहला केस में हम ये कंसीडर करेंगे कि जो फ्लो ऑफ रिवर वाटर है, यानी कि जो नदी का बहाव है उसका एक डायरेक्शन होता है, उसका एक अपना स्पीड होता है, ठीक है ना। तो अगर जो फ्लो ऑफ रिवर वाटर है उसका वेलोसिटी अगर सिर्फ बोट पर एक्ट कर रहा है तो क्या होगा, ये पहला केस में कंसीडर करेंगे। दूसरा केस में हम लोग ये देखेंगे कि जो रिवर में बोट है उस पे बोट का इंजन जो है वो वेलोसिटी इंपार्ट कर रहा है, वो दूसरा केस में देखेंगे। और तीसरा केस में हम लोग ये देखेंगे कि जो बोट पे वेलोसिटी एक्ट हो रहा है वो फ्लो ऑफ रिवर वाटर का भी वेलोसिटी एक्ट हो रहा है और साथ में जो इंजन जो वेलोसिटी इंपार्ट कर रहा है वो भी एक्ट हो रहा है, यानी दोनों वेलोसिटीज एक्ट हो रहा है। ये हम लोग तीसरे केस में देखेंगे, ठीक है। तो यहां पे लिखते हैं, यहां पे केस 1 में कंसीडर करते हैं, let the boat is acted upon by a single velocity v1, that is the velocity of flow of river water, ओके। सबसे पहले केस में हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि बोट पे सिर्फ एक ही तरह का वेलोसिटी एक्ट कर रहा है और वो वेलोसिटी है वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ रिवर वाटर। अब बताइए आप ही कि अगर बोट पे सिर्फ अगर एक ही तरह का वेलोसिटी एक्ट करेगा, अगर सिर्फ एक ही तरह का वेलोसिटी अगर उस पर काम करेगा तो मेरा बोट जो है वो सिर्फ इसी वेलोसिटी v1 के अनुसार चलेगा। यानी वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास स्पीड भी है, इसके पास डायरेक्शन भी है। तो अगर वेलोसिटी v1 अगर एक्ट करवा देंगे बोट पर, यानी कि अगर फ्लो ऑफ रिवर वाटर का जो वेलोसिटी है, यानी कि जो नदी का जो बहाव होता है उसका एक अपना डायरेक्शन होता है, उसके पास एक अपना स्पीड होता है। तो अगर इसके इन्फ्लुएंस में अगर मेरा बोट आ जाएगा, यानी v1 अगर एक्ट करने लगेगा उस बोट पर, तो मेरा बोट जो है वो सिर्फ v1 के अकॉर्डिंग मूव करना शुरू करेगा। यानी मेरा बोट जो है जो v1 का स्पीड होगा वही स्पीड कैच करके मूव करेगा, जो v1 का जो डायरेक्शन है उसी को कैच करके मेरा बोट मूव करेगा। यानी कि मेरा बोट जो है वो पूरी तरीके से v1 को फॉलो करेगा, है ना। तो यहां पे अगर मान लेते हैं कि ये v1 वेलोसिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, हम लोग इस तरीके से वेलोसिटी v1 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके पास एक अपना स्पीड होगा, मैग्नीट्यूड होगा एंड एक डायरेक्शन होगा अपना, जिसको हम लोग एरो से रिप्रेजेंट किए हैं इस डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट में। अब यहाँ पे देखिए जो बोट मूव करेगा वो किसके अकॉर्डिंग मूव करेगा, v1 के अकॉर्डिंग मूव करेगा। v1 का अगर मान लीजिए स्पीड ज्यादा होगा तो बोट का भी स्पीड ज्यादा होगा, कम होगा v1 तो ऑब्वियस सी बात है बोट का स्पीड कम होगा।
जो डायरेक्शन v1 प्रोवाइड करेगा उसी डायरेक्शन में मेरा बोट मूव करना शुरू करेगा। यानी कि जो बोट है जो अभी सिर्फ और सिर्फ फ्लो ऑफ रिवर वाटर का वेलोसिटी उस पे एक्ट कर रहा है, तो वो पूरी तरीके से मूव करेगा किसके अनुसार, ये फ्लो ऑफ रिवर वाटर के वेलोसिटी यानी v1 के अनुसार मूव करेगा। तो यहां पे लिखते हैं द बोट विल मूव अकॉर्डिंग टू द velocity v1। velocity v1 कहने का मतलब है v1 only, और कोई वेलोसिटी एक्ट नहीं कर रहा, अभी सिर्फ v1 वेलोसिटी एक्ट कर रहा, यानी कि फ्लो ऑफ रिवर वाटर का वेलोसिटी एक्ट कर रहा। तो सिर्फ फ्लो ऑफ रिवर वाटर यानी का जो वेलोसिटी है यानी v1, उसी के अनुसार मेरा बोट मूव करेगा। उसका जो स्पीड होगा वही स्पीड बोट का होगा, उसका जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन बोट का होगा। यानी कि द स्पीड ऑफ बोट विल बी अकॉर्डिंग, ये यहां पे लिख देते हैं द स्पीड एंड डायरेक्शन द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ बोट विल बी अकॉर्डिंग टू द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ v1। ओके, अब यहां पे दूसरा केस हम कंसीडर करते हैं, केस टू कंसीडर करते हैं। केस 2 में ये कंसीडर करते हैं कि बोट पर सिर्फ इंजन के द्वारा वेलोसिटी इंपार्ट किया गया। तो यहां पे लिखते हैं let the boat is acted upon by the velocity v2, that is the velocity imparted by its engine। ओके, इसके इंजन के द्वारा जो वेलोसिटी इंपार्ट होगा बोट पर, वही सिर्फ v2 एक्ट कर रहा है अगर बोट पर। तो आप ही बताइए, अगर मान लीजिए कि फ्लो ऑफ रिवर वाटर का कोई वेलोसिटी नहीं है, रिवर रुका हुआ है, तो जो इंजन जिस दिशा में ले जाना चाहेगा उसी दिशा में बोट जाएगा। जितना स्पीड इंजन देना चाहेगा वही स्पीड से बोट मूव करने लगेगा, क्योंकि सिर्फ v2 एक्ट कर रहा है, सिर्फ इंजन का वेलोसिटी एक्ट कर रहा है बोट पर। तो मेरा जो बोट मूव करेगा वो किसके अनुसार मूव करेगा, v2 के अनुसार, यानी इंजन के अनुसार मूव करेगा। इंजन जो दिशा देना चाहेगा वही दिशा कैच करेगा मेरा बोट, जो मैग्नीट्यूड यानी जो स्पीड देना चाहेगा वही स्पीड कैच करेगा मेरा बोट, है ना। तो यहां पे मान लेते हैं कि ये v2 है, ये इंजन जो वेलोसिटी इंपार्ट कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड, उसका डायरेक्शन इस डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट v2 यानी वेक्टर v2 के माध्यम से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं, यहां पे लिखेंगे हम लोग, देखिए एडिशन कैसे किया जाता है, वो चाहते तो हम आपको डायरेक्टली बता देते कि एडिशन कैसे किया जाता है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, आसानी से बता सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हम चाहते हैं कि आपको ये समझ में आ जाए कि पर्पस क्या है, एडिशन जो वेक्टर्स का हम परफॉर्म करते हैं उसका पर्पस क्या है, आवश्यकता क्या है, कब हमको ऐसा लगेगा कि हमको वेक्टर्स का एडिशन परफॉर्म करना चाहिए अब, है ना। उस बात को समझने के लिए हम लोगों को इस एग्जाम्पल से समझना पड़ेगा। तो यहां पे लिखेंगे द बोट will move according to the velocity v2, that is the speed and direction of the boat will be according to
the velocity v2, velocity v2. ओके, अगर v1 काम कर रहा है, v1 एक्ट कर रहा है बोर्ड पर सिर्फ, तो v1 के अकॉर्डिंग बोर्ड मूव करेगा, यानी उसके स्पीड और उसके डायरेक्शन के अनुसार मूव करेगा। अगर सिर्फ v2 एक्ट करेगा, यानी इंजन के द्वारा जो वेलोसिटी एक्ट किया गया है, तो सिर्फ v2 के अनुसार मेरा बोट मूव करेगा। जो v2 का स्पीड होगा उसी स्पीड से मूव करेगा, जो डायरेक्शन वो प्रोवाइड करेगा उसी के अनुसार मूव करेगा। लेकिन केस 3 में जो हम एज्यूम करने वाले हैं वो ये कि अगर हम ये मान रहे हैं कि बोट पर, केस 3 में ये हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि केस 3 में दोनों तरह का वेलोसिटी उस पर एक्ट कर रहा है, यानी कि फ्लो ऑफ रिवर वाटर का भी वेलोसिटी उस पर एक्ट कर रहा है और इंजन के द्वारा भी जो वेलोसिटी है वो भी एक्ट कर रहा है बोट पर। तो जब ये दोनों तरह का वेलोसिटी यानी v1 भी एक्ट करे, v2 भी एक्ट करे, तो मेरा बोट किस अंदाज में मूव करेगा, किस स्पीड से, कौन से डायरेक्शन को वो चूज करेगा, अब उस बात को हमको समझना है। तो यहां पे केस 3 में लिखते हैं, केस 3 में लिखते हैं, केस 3, let the boat is acted upon by the two velocities that is v1 and v2। ओके, दोनों वेलोसिटीज यानी v1 एंड v2 दोनों एक्ट कर रहा है। आपको पता है v1 क्या हम लोग कंसिडर किए हैं, आपको पता है v2 क्या कंसिडर किए हैं। v1 जो है वो फ्लो ऑफ रिवर वाटर जो वेलोसिटी फ्लो ऑफ रिवर वाटर का वेलोसिटी है, और v2 जो है वो इंजन जो वेलोसिटी इंपार्ट कर रहा है बोट पर। ये दोनों टाइप का वेलोसिटी हमने डिफाइन कर दिया, ये दोनों टाइप का वेलोसिटी एक साथ एक्ट कर रहा है बोट पर, है ना। तो जब दोनों तरह का वेलोसिटी एक्ट करेगा तो एक बात समझ लीजिए कि ना ही वो पूरी तरीके से v1 को फॉलो करेगा, ना, कहने का मतलब है ना ही पूरी तरीके से वो फ्लो ऑफ रिवर वाटर के अनुसार मूव करने वाला है, और ना ही वो पूरी तरीके से इंजन के अनुसार मूव करने वाला है ना। क्योंकि अब दोनों वेलोसिटी एक्ट कर रहा है बोट पर, तो अब जो मेरा बोट मूव करेगा वो रिजल्टेंट वेलोसिटी के अकॉर्डिंग मूव करेगा। यानी जब दोनों वेलोसिटीज का कंबाइंड इफेक्ट हम लोग जब देखेंगे, यानी दोनों वेलोसिटीज को जब हम लोग ऐड करेंगे, तब हमको उसका कंबाइंड इफेक्ट नजर आएगा, यानी उसका रिजल्टेंट मिलेगा। और उसका जो रिजल्टेंट होगा, यानी रिजल्टेंट, उसके रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन होगा, अब मेरे बोट का वही डायरेक्शन होगा, उस रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वही मैग्नीट्यूड बोट को मिलने वाला एज अ स्पीड, है ना। यानी कि हमको ये बात समझ में आ गया है कि जब कभी भी अगर हम लोगों को वेक्टर्स का हम लोग कंबाइंड इफेक्ट हम लोग अगर जानना है, तो हमको वेक्टर्स का क्या करना चाहिए, एडिशन परफॉर्म करना चाहिए। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे जो कंबाइंड इफेक्ट, तो यहाँ पे लिखते हैं द कंबाइंड इफेक्ट of the two velocities is given by the resultant velocity। ओके, एंड रिजल्टेंट वेलोसिटी कैसे निकलेगा, द रिजल्टेंट वेलोसिटी can be obtained by the addition of two velocities, यानी कि जो डायरेक्शन होगा, the boat will move according to the resultant velocity,
यानी कि the speed and direction of the boat will be now according to the resultant velocity. बात आ रही समझ में? ये जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा, यानी कि मैं यहां पे बना दे रहा, ये मेरा मान लीजिए सपोज v1 है, ओके, ये मेरा जो है मान लीजिए सपोज ये v2 है, ओके। तो देखिए अगर मान लीजिए कि दोनों वेलोसिटीज बोट पर एक्ट कर रहा है, यानी कि v1 यानी फ्लो ऑफ रिवर वाटर बोल रहा है बोट को इधर जाने के लिए, है ना, और इंजन उसका बोल रहा है इधर जाने के लिए, तो वो किधर जाएगा? ऑटोमेटिक है कि इसके कंबाइंड जो इसका इफेक्ट होगा दोनों वेलोसिटीज का, उसके अनुसार वो मूव करना शुरू करेगा, है ना। यानी उसको कहते हैं इफेक्टिव जो इसका स्पीड होगा या इफेक्टिव जो इसका डायरेक्शन होगा वो किसके अनुसार हमको मिलेगा? वो रिजल्टेंट के अनुसार मिलेगा। यानी ये दोनों वेक्टर्स को जब हम लोग ऐड करेंगे तो जो रिजल्टेंट जो वेक्टर आने वाला है, यानी ये दोनों वेलोसिटीज को ऐड करेंगे तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आने वाला है उसी के अनुसार अब मेरा बोट मूव करेगा। यानी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन पकड़ के बोट मूव करेगा, जो रिजल्टेंट वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वही स्पीड यानी वही मैग्नीट्यूड पकड़ के मेरा बोट मूव करने वाला है। बात आ रही समझ में ना? यानी कि चूंकि मेरा बोट दो वेलोसिटीज के इन्फ्लुएंस में आ गया है, इसीलिए दोनों का कंबाइंड इफेक्ट के अनुसार मेरा बोट मूव करने वाला। तो इसको जो इसका जो होगा कंबाइंड इफेक्ट, ये उसको इस तरह से दिखाते हैं। द रिजल्टेंट जो होगा, द रिजल्टेंट वेलोसिटी इस तरीके से आ गया। रिजल्टेंट वेलोसिटी मान लीजिए ये हो गया आपका v1 प्लस ऑफ v2, इसी को कहते हैं रिजल्टेंट वेलोसिटी। रिजल्टेंट वेलोसिटी बात आ रही समझ में ना? आपको समझ में आ गया होगा पर्पस। कहने का मतलब है कि अगर v1 एक्ट कर रहा था तो v1 के अनुसार मूव कर रहा था, सिर्फ v2 एक्ट कर रहा था तो v2 के अनुसार बोट मूव कर रहा था। लेकिन अगर v1 एंड v2 दोनों एक्ट करेगा बोट पर तो अब उसके रिजल्टेंट के अनुसार मूव करेगा। यानी रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो मैग्नीट्यूड बोट कैच करेगा, रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन कैच करेगा। यानी कि जब कभी भी अगर दो वेलोसिटीज है तो अब जो वेलोसिटी वो कैच करने वाला है वो रिजल्टेंट वेलोसिटी यानी जो एडिशन के बाद मिलने वाला वेलोसिटी है उसको कैच करके मेरा बोट मूव करेगा। यानी ध्यान रखिएगा कि कभी भी अगर हमको दो वेक्टर्स गिवन है उसका कंबाइंड इफेक्ट निकालना है तो हमको वेक्टर्स को क्या करना चाहिए? ऐड करना चाहिए। यानी कि वेक्टर्स को ऐड क्यों किया जाता है? कंबाइंड इफेक्ट निकालने के लिए। इसलिए जब कभी भी लगेगा कि हमको कंबाइंड इफेक्ट निकालना है तो हमको क्या करना होगा? एडिशन परफॉर्म करना होगा। इसलिए कहते हैं कि कभी भी अगर मेरे पास बहुत सारा वेक्टर्स है उसका कंबाइंड इफेक्ट निकालना होगा तो हमको क्या करना होगा? एडिशन ऑफ वेक्टर्स परफॉर्म करना होगा। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स परफॉर्म करने से कंबाइंड इफेक्ट निकल जाता है। जितने भी वेक्टर्स को हम ऐड करना चाह रहे हैं वो सारे का कंबाइंड इफेक्ट निकल करके आता है। ठीक है, अब यहां पर हम ये सीखना चाह रहे हैं कि आखिर कौन कौन सा जो लॉज है जिसके अनुसार हमको एडिशन परफॉर्म करना है। तो यहां पे लिखते हैं, यहां पे लिखते हैं हम, यहां पे लिखते हैं सबसे पहला लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, हमारे पास दो लॉज है वेक्टर एडिशन का। सबसे पहला जो लॉ है वो है पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, और दूसरा जो है वो है ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ। बारी बारी से दोनों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और दोनों के मदद से हम लोगों को कभी भी अगर वेक्टर्स को ऐड करना होगा तो इसी लॉस के हेल्प से हम लोग एडिशन परफॉर्म करने वाले हैं। ओके, तो यहां पर
सबसे पहला जो हम लोग देखते हैं वो है पैरेललोग्राम लॉ। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पर्पस हम लोग सीख लिए हैं कि क्यों ऐड करना है। अब हम लोग सीख रहे हैं, मैंने आपको शुरू में भी कहा कि पहले हम लोग दो वेक्टर्स का एडिशन किस तरीके से परफॉर्म करना है वो पहले सीखते हैं, है ना। तो मान लेते हैं कि कोई मेरे पास दो वेक्टर्स अवेलेबल है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो यहां पे लिखते हैं लेट अस कंसीडर टू वेक्टर्स ए एंड बी। ओके, दो वेक्टर्स हमारे पास है और ये दोनों वेक्टर्स का एडिशन हम लोगों को परफॉर्म करना है। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है? वो ये कहता है कि अगर आपके पास ए एंड बी दो वेक्टर्स है और ये दोनों वेक्टर्स को अगर आप ऐड करना है तो आप ये दोनों वेक्टर्स को पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड बना दें इसको। यानी कि अगर बात किया जाए, ये मेरे पास पैरेललोग्राम है, ये मान लीजिए कि ए वेक्टर ऐसे है मेरे पास, ये ए वेक्टर हो गया और मान लीजिए ये वाला मैंने बी वेक्टर को ऐसे रख दिया, ठीक है ना। ऐसा क्यों रखा है मैंने? क्योंकि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है कि जिस भी दो वेक्टर्स को ऐड करना है आपको, उसको पैरेललोग्राम का दो एडजेसेंट साइड्स बना दे इस तरीके से कि वो को इनिशियल हो जाए। हम लोग पढ़ चुके हैं को इनिशियल वेक्टर्स क्या होता है, जिसका इनिशियल पॉइंट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो ये बन गया पैरेललोग्राम का दो एडजेसेंट साइड। बाकी का पैरेललोग्राम आप कंप्लीट कर लें, ये बन गया पैरेललोग्राम। ओके, तो अगर ए एंड बी को अगर दो एडजेसेंट साइड आप पैरेललोग्राम का बना देते हैं तो इसका जो डायगोनल होगा, वो डायगोनल जो ये दोनों वेक्टर ए एंड बी के को इनिशियल होता है, तो वो वाला जो डायगोनल होगा, वो डायगोनल आपको क्या देगा? रिजल्टेंट देगा। ये दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट देगा, यानी दोनों वेक्टर्स का एडिशन प्रोवाइड करेगा, है ना। ये कहता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो यहां पे लिख लेते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा? ए प्लस ऑफ बी। तो यहां पे ए एंड बी, नाउ द एडजेसेंट साइड यहां पे टेक ए एंड बी एज द एडजेसेंट साइड take A and B as the adjacent side of the parallelogram सबसे पहले पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन से एडिशन परफॉर्म करने के लिए आपको जो भी दो वेक्टर्स का एडिशन परफॉर्म करना है, आप दोनों को एडजेसेंट साइड्स बना लें पैरेललोग्राम का, ठीक है। तो एडजेसेंट साइड अगर बना लेंगे दोनों वेक्टर्स को, तो जो उसका डायगोनल होगा और वो वाला डायगोनल जो ए एंड बी के साथ कोइनिशियल होगा, वो वाला जो डायगोनल होगा वो एडिशन ऑफ ए एंड बी प्रोवाइड करेगा, यानी उसका रिजल्टेंट प्रोवाइड करेगा। तो यहां पे टेक ए एंड बी एज द एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम, देन द डायगोनल which is co-initial with A and B provides the addition, that is A plus of B. Okay, that is the resultant of A and B. ओके, कभी भी दो वेक्टर्स यानी दो ऐसा क्वांटिटीज दिया हुआ जिसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है,
वो दोनों का कंबाइंड इफेक्ट निकालना है, यानी रिजल्टेंट निकालना है, तो आपको एडिशन परफॉर्म करना होगा। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के माध्यम से वो दोनों वेक्टर्स को एडजेसेंट साइड पैरेललोग्राम बना करके जो डायगोनल होगा और वो वाला डायगोनल जो को इनिशियल होगा ए एंड बी के साथ, वो वाला जो डायगोनल होगा वो क्या प्रोवाइड करेगा, रिजल्टेंट, यानी दोनों का कंबाइंड इफेक्ट जो मिलेगा वो आपको कहां से मिलेगा, रिजल्टेंट से, यानी दोनों के एडिशन से, और वो डायगोनल से मिलेगा जो को इनिशियल है विथ ए एंड बी। ओके, ये है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब देखिए यहां पे दूसरा हम लोग को जो सीखना है वो ये है कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दूसरा चीज हम लोग सीखेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कुछ भी नहीं है, आप पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अगर समझ गए हैं तो इसी के माध्यम से हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ड्राइव कर सकते हैं। कैसे, यहां पे देखिए हम लोगों ने क्या यहां पे एज्यूम किया, पैरेललोग्राम यहां पे मैंने कंसीडर किया था, यहां पे पहले कंसीडर कर लेते हैं। लेट अस कंसीडर टू वेक्टर्स कंसीडर कर लेते हैं हम लोग, ए एंड बी, दो वेक्टर्स हम लोग कंसीडर कर लिया। ओके, हमको क्या निकालना है, ए प्लस बी, यानी रिजल्टेंट, यानी ए एंड बी का कंबाइंड इफेक्ट निकालना है ना। तो किसके माध्यम से, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के माध्यम से। तो यहाँ पे जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, जिस तरीके से हम लोग परफॉर्म कर रहे थे, किस तरीके से, वो पैरेललोग्राम का दो एडजेसेंट साइड बना दिया, तो ये जो रिजल्टेंट जो होता वो कहां से मिल रहा था, इस डायगोनल से मिल रहा था। ओके, ये था मेरा ए प्लस ऑफ बी। हम लोग ये जानते हैं कि पैरेलल शिफ्टिंग, आप पैरेलल शिफ्टिंग दे सकते हैं वेक्टर को, उससे वेक्टर में किसी तरह का चेंज नहीं आएगा। तो ये जो बी वेक्टर है, आप इसको ये पैरेललोग्राम के ये वाले अपोजिट साइड पे ला सकते हैं ना। क्यों ला सकते हैं कि पैरेललोग्राम का जो अपोजिट साइड्स होता है वो पैरेलल होता है ना, इसीलिए ये वाला बी वेक्टर है उसको आप यहाँ पे, यानी अगर इसका नेमिंग कर दें तो ये जो वेक्टर है बी वेक्टर, उसको आप यहाँ ए बी पर भी ला सकते हैं ना। इसका मतलब है कि हम इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं, इस तरीके से, यही सेम हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, बी वेक्टर। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम सिर्फ ये वाला ट्रायंगल ओ ए बी कंसिडर करते हैं तो ये वाला वेक्टर ए हो गया, ये वाला वेक्टर बी, जिसको हमको ऐड करना है, और ये डायगोनल क्या दे रहा है, उसका रिजल्टेंट ही तो दे रहा है। इसका मतलब है कि हम चाहें तो ए एंड बी को ट्रायंगल का दो साइड बना करके जो तीसरा साइड होगा उससे हम रिजल्टेंट भी ले सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि लाइक पैरेलल शिफ्टिंग किया जा सकता है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के माध्यम से दो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, और लाइक पैरेलल शिफ्टिंग के कॉन्सेप्ट से एक ट्रायंगल का दो साइड अगर दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है तो थर्ड साइड जो कि डायगोनल हो रहा है पैरेललोग्राम का, वो इस ट्रायंगल का थर्ड साइड हो रहा है ना। वो क्या प्रोवाइड करने लगेगा, रिजल्टेंट, यानी सम ऑफ ए एंड बी प्रोवाइड करने लगेगा, है ना। तो इसको हम इस तरीके से ट्रायंगल बना सकते हैं ओ ए बी। ये हो गया आपका ओ ए बी। ये वाला देखिए, ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर जिसको ऐड करना है, और ये वाला क्या दे रहा है, ए प्लस ऑफ बी दे रहा है ना। यहां पे डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहां पे ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड ए प्लस बी वेक्टर ये क्या है, को इनिशियल है, यानी तीनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। लेकिन ट्रायंगल अगर जब बनाते हैं, यहां से अगर आप रिजल्टेंट लेते हैं तो यहां पे ध्यान रखिएगा कि जो एक वेक्टर का जो ये वाला, जैसे वेक्टर बी का यहाँ पे क्या है, वेक्टर बी का टेल है, और यहाँ यानी कि वेक्टर बी का इनिशियल पॉइंट है, और वेक्टर ए का क्या है, टर्मिनल पॉइंट है, वो दोनों कॉन्साइड करना चाहिए। यानी कि अगर आप ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अगर आप लगा रहे हैं तो एक वेक्टर का इनिशियल पॉइंट दूसरे वेक्टर के टर्मिनल पॉइंट के साथ कॉन्साइड करना चाहिए, ये कंडीशन है अगर आप ट्रायंगल लॉ के माध्यम से अगर वेक्टर का एडिशन कर रहे हैं तो, है ना। तो यहां पे कंडीशन मैं लिख देता हूं, हियर फॉर एडिशन
फॉर एडिशन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या करना होगा हमको द टर्मिनल साइड ऑफ वन वेक्टर शुड coincide with the terminal point of one vector should coincide with the initial point of other vector। ये कंडीशन है, ये कंडीशन पहले फॉलो कराना होगा आपको अगर आप ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन के माध्यम से वेक्टर्स का रिजल्टेंट यानी एडिशन परफॉर्म करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, तो है ना। अब यहाँ पे ये कंडीशन फॉलो हो गया। यहाँ पे एक चीज और जो ध्यान देना है वो ये ध्यान देना है कि यहाँ पर देखिए ए एंड बी का अगर हम बात किया जाए वो दोनों सेम ही ऑर्डर में लिया गया। सेम ऑर्डर का मतलब हुआ, देखिए यहाँ पे डायरेक्शन अगर देखा जाए तो दोनों का डायरेक्शन इस तरह से, लेकिन रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन आ रहा है वो इस तरीके से आ रहा है कि नहीं आ रहा। यानी जिस ऑर्डर में ए एंड बी लिया गया है उसी ऑर्डर में उसका रिजल्टेंट नहीं लिया जाएगा। हम जिस ऑर्डर में ए एंड बी कंसीडर कर रहे हैं उसके अपोजिट ऑर्डर में क्या आने वाला है, उसका रिजल्टेंट आने वाला। इस बात को आपको ध्यान में रखना। तो यहां पे लिखेंगे इफ the two sides of the triangle if the two sides of the triangle represents the two vectors A and B taken in same order, then the third side will provide the sum of A and B that is resultant, okay, taken in reverse order, ये बात को ध्यान में रखिएगा। ओके, तो आपके पास अगर दो वेक्टर्स है, अगर आप पर्पस समझ गए हैं क्यों एडिशन किया जाता है दो वेक्टर्स को। ओके, तो अगर मान लीजिए कि दो वेक्टर्स को ऐड करने की जरूरत पड़ी तो आपके पास दो लॉज है जिसके माध्यम से आप वेक्टर्स का एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं। एक तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है और दूसरा है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दोनों इक्विवेलेंट है, आप दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। देखिए ना यहाँ पे इस पैरेललोग्राम ही से तो मैंने ये ट्रायंगल निकाला है कि नहीं। इसका मतलब है कि दोनों एक ही चीज है, कोई अलग नहीं। आप चाहें तो ट्रायंगल लॉ के माध्यम से आप रिजल्टेंट यानी एडिशन निकाल सकते हैं, आप चाहें तो पैरेललोग्राम लॉ के माध्यम से भी आप दो वेक्टर्स का एडिशन निकाल सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि अगर आप पैरेललोग्राम लॉ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको ए और बी वेक्टर को पैरेललोग्राम का दो एडजेसेंट साइड बनाना होगा, तो जो उसका रिजल्टेंट होगा वो आपको डायगोनल जो उस पैरेललोग्राम का हो रहा है वो डायगोनल जो ए एंड बी वेक्टर के साथ को इनिशियल है वो आपका रिजल्टेंट प्रोवाइड करेगा। लेकिन ट्रायंगल लॉ का अगर बात किया जाए तो अगर जिस दो वेक्टर को ऐड करना है उसको आपको ट्रायंगल का दो एडजेसेंट साइड ट्रायंगल का दो साइड्स बनाना होगा आपको, ठीक है ना। ट्रायंगल का दो साइड बनाना होगा। आपका दो वेक्टर्स कहीं पर भी हो, आपको लाइक पैरेलल शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट पता है, आप उसके माध्यम से आपको दो वेक्टर्स को इस तरीके से लाना है कि वो ट्रायंगल का दो साइड्स बन जाए, इस तरीके से कि एक वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट दूसरे वेक्टर के इनिशियल पॉइंट के साथ कोइंसाइड करना चाहिए। ये बात को आपको ध्यान में रखना, ठीक है। तो जो ट्रायंगल का जो थर्ड साइड आने वाला है
वो क्या देगा, रिजल्टेंट प्रोवाइड करेगा, यानी कि सम ऑफ ए एंड बी प्रोवाइड करेगा। लेकिन एक बात यहां पे ये ध्यान देने वाला है कि ए एंड बी सेम ऑर्डर में लिया गया है, तो जो उसका रिजल्टेंट होगा वो ए एंड बी के ऑर्डर में नहीं होगा, यानी कि वो एक रिवर्स ऑर्डर में ऑब्टेन होगा। हमको इस बात को ध्यान में रखिएगा अगर आप दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं तो, ठीक है। अब यहां पे हम लोग सीखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। तो यहां पे लिखते हैं सब्ट्रैक्शन, ओके, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। यहां पर भी दो वेक्टर्स का हम लोग सब्ट्रैक्शन सीखेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपके पास तीन वेक्टर्स आ गया जिसको आपको ऐड करना है, तीनों वेक्टर्स का कंबाइंड इफेक्ट निकालना, तो आपको पहले दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना होगा, यानी दो वेक्टर्स को पहले ऐड कर लीजिए, ठीक है, किसी भी लॉ का इस्तेमाल करके। जो रिजल्टेंट आएगा उसको आप फिर थर्ड वेक्टर के साथ ऐड कर दिए। इसी तरीके से हम लोग वेक्टर्स को ऐड कर लेंगे अगर दो से ज्यादा वेक्टर्स अवेलेबल होगा तो, ठीक है। अब आइए सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सब्ट्रैक्शन एक तरह का एडिशन ही है। तो अगर हम दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए यहां पे कंसीडर करते हैं, मान लीजिए कंसीडर करते हैं, लेट अस कंसीडर टू वेक्टर्स ए एंड बी। हमको सब्ट्रैक्ट करना है बी वेक्टर को ए वेक्टर के से सब्ट्रैक्ट करना, ओके। वी हैव टू सब्ट्रैक्ट बी वेक्टर फ्रॉम ए वेक्टर, ओके, सब्ट्रैक्ट करना। तो देखिए यहां पे सब्ट्रैक्शन का क्या मतलब है। सब्ट्रैक्शन का मतलब सिंपली ये हुआ कि इट इज नथिंग बट एडिशन ऑफ ए वेक्टर विथ माइनस बी वेक्टर, ओके। कहने का मतलब है कि कभी भी अगर बी वेक्टर को ए वेक्टर से आपको घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप पहले माइनस बी वेक्टर निकालिए। हमको पता है कि किसी वेक्टर का निगेटिव वेक्टर कैसे निकाला जाता है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम डायरेक्शन बस जस्ट अपोजिट हो जाएगा, वो वेक्टर हो जाएगा। तो बी वेक्टर को ए में से घटाने का मतलब हुआ कि आप माइनस बी को ए के साथ ऐड कर दीजिए, ठीक है, वो दोनों एक ही बात होता है। तो इसका मतलब है कि ए माइनस बी का मतलब हो गया ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस ऑफ बी वेक्टर। ये बात को ध्यान में रखिएगा। इसको अगर हम लोग दिखाना चाहें इस तरीके से भी दिखा सकते हैं हम लोग। देखिए जैसे कि अगर ट्रायंगल लॉ का बात किया जाए तो ये ए वेक्टर था, ये मान लीजिए कि बी वेक्टर है, दोनों सेम ऑर्डर में मैंने लिया है। जो उसका थर्ड साइड होगा जिसको हम लोग रिवर्स ऑर्डर में लेंगे वो क्या प्रोवाइड करेगा, रिजल्टेंट प्रोवाइड करेगा। तो अगर ये ऑर्डर में अगर आप चल रहे हैं इस ऑर्डर में, तो रिजल्टेंट जो लेना होगा रिवर्स ऑर्डर में लेना होगा, है ना। तो रिवर्स ऑर्डर में लेंगे तो ये आपका हो जाएगा क्या, ए प्लस ऑफ बी वेक्टर। अब यहाँ पे ए प्लस बी तो हमको मिल जाता है, यहाँ से ए माइनस बी कैसे निकालेंगे, तो वो भी जब कभी भी देखिए, जब कभी भी माइनस बी एंड ए का कंबाइंड इफेक्ट निकालना होगा तो हमको बी को ए में से सब्ट्रैक्ट करना होगा, क्योंकि एडिशन जो हम लोग परफॉर्म करते हैं वो कंबाइंड इफेक्ट निकालने के लिए हम लोग करते हैं। तो अगर बोलेगा कि बी को ए में सब्ट्रैक्ट करने की कब जरूरत पड़ेगी, जब हमको माइनस बी एंड ए का कंबाइंड इफेक्ट निकालना होगा। तो यहाँ पे माइनस बी बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। अगर बी वेक्टर का डायरेक्शन ये है तो माइनस बी का जो डायरेक्शन होगा जस्ट अपोजिट होगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। अब ये जो वेक्टर है, ये वाला वेक्टर आ गया। अब अगर ये ट्रायंगल लॉ से अगर आपको क्या करना है, फिर से एडिशन ही परफॉर्म करना है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन इज नथिंग बट द एडिशन। लेकिन यहां पे एडिशन परफॉर्म करेंगे अगर ट्रायंगल लॉ का वापस यूज करके, तो ए एंड माइनस बी जो वेक्टर उसका जो आपको ऑर्डर लेना होगा वो सेम ऑर्डर में लेना होगा, और जो उसका रिजल्टेंट होगा वो रिवर्स ऑर्डर में लेना होगा आपको, जो उसका थर्ड साइड यानी ट्रायंगल का थर्ड साइड देगा। ये हो गया, ठीक है। इसका अगर ऑर्डर ऐसे ले तो रिवर्स ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा ए प्लस ऑफ माइनस ऑफ बी वेक्टर। बात आ रही समझ में ना। तो ये हो गया आपका सब्ट्रैक्शन। कहने का मतलब है कि हम लोग आज सीख लिए हैं कि एडिशन क्यों परफॉर्म किया जाता है, कैसे दो लॉस का इस्तेमाल करके हम एडिशन परफॉर्म करते हैं,
और सब्ट्रैक्शन कैसे परफॉर्म किया जाता है, क्यों परफॉर्म किया जाता है, ये सारा चीज हम लोग आज के लेक्चर में सीख लिए हैं।